गुड इवनिंग एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है सभी का करियर विल स्कूल पर। और मैं हूं कुमार रवि। प्यारे बच्चों, जुड़ जाइए जल्दी से और हम लोग शुरू करते हैं फिर आज की भी क्लास। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं आ चुका हूं दोबारा से आप सभी लोगों के सामने। गुड़िया, गुड इवनिंग। मेहुल, अभिराज, अंकित, शालिनी, उत्कर्ष, दिवाकर, खुश रहो। यश, हाँ अंकित, मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। प्रदीप, जय हिंद, जय हिंद प्रदीप। गुड इवनिंग। आप सभी लोगों के लगातार कमेंट्स को देख करके मेरे अंदर और एनर्जी आ जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं आप लोगों से इंटरेक्ट होता हूँ, आपसे मिलता हूँ, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत जो है अच्छे से मैं आपको कंटेंट दूँ। थैंक यू सो मच दिवाकर, थैंक यू सो मच। और जो है हम लोगों ने वेक्टर वाला जो सेशन है वो कंप्लीट कर लिया था। हम लोगों ने वेक्टर वाला सेशन कंप्लीट कर लिया था। अब उसके आगे का जो सेक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो हम लोग आज शुरू करेंगे। और बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे, ताकि एक सही दिशा हमें मिले, हमारे सब्जेक्ट को एक सही डायरेक्शन मिले और हमारे अंदर वो सही समझ पैदा हो सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला जो शुरुआत जहाँ से हो सकती है। ठीक है, तो सारे लोग जल्दी से जुड़ जाइए, जितने भी लोग अभी कहीं भी जहाँ भी रह गए हों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको हम लोग बात जब करते हैं इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है ये आपके दो पार्ट्स से बनता है। एक इलेक्ट्रो और इसका, और साथ में कह रहा है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो से जो मीनिंग होता है, इलेक्ट्रो से वो मतलब होता है तुम्हारा चार्ज से, और स्टैटिक्स का मतलब होता है दोस्तों रेस्ट से। कहने का मतलब ये है कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसके इफेक्ट के कारण, उसके कारण जो भी चीज़ें डेवलप होती हैं और जो उसका इफेक्ट होता है, हम लोग उसी चीज़ को जब पढ़ते हैं तो ऐसे फिजिक्स के ऐसे एरिया को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं और वही चीज़ हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ कि सबसे पहली चीज़ हम लोग जाने कि दुनिया की सारी की सारी वस्तुएं, जितनी भी बॉडीज हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बनी हुई हैं। दुनिया की सारी चीज़ें छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई हैं, जिन्हें हम लोग एटम कहते हैं, एटम। और एटम जो होते हैं वो अपने तीन छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। और दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चों, तो एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये जो एटम होता है, एटम के बीचों बीच में एक सॉलिड पोर्शन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ओके, और न्यूक्लियस में दो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिनका नाम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर मिलते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से एटम के तीन मेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऋषभ यादव, गुड इवनिंग। राधे राधे, गुड इवनिंग। सुंदर, थैंक यू सो मच। यश, नमस्ते बेटा, नमस्ते। खुशी, गुड इवनिंग। सौरभ, गुड इवनिंग। अभिराज, गुड इवनिंग। हाँ, तो हम लोग जान रहे थे कि एटम के तीन छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूसरी चीज़ कि ये जो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, अगर हम लोग बात करें तो तुम्हारा एक हो गया इलेक्ट्रॉन, और दूसरा हो गया तुम्हारा प्रोटॉन, और तीसरा हो गया तुम्हारा
न्यूट्रॉन, तीसरा हो गया तुम्हारा न्यूट्रॉन। तुम्हारे 3 ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, ये तुम्हारे 3 छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और ये तुम्हारा प्रोटॉन, और एक होता है तुम्हारा न्यूट्रॉन। तो एक बार क्या हुआ कि एक एक्सपेरिमेंट करवाया गया। एक एक्सपेरिमेंट कैसा करवाया गया, अगर हम एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर हम, ऋषभ यादव थैंक यू सो मच, वेलकम। तो अगर हम एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं, मेरा बिहेवियर आपके प्रति कैसा है, ये चीज़ अगर हम जानना चाहें या आप हमारे बारे में जानना चाहें, तो बेहतर होगा कि हम लोग मिलें, हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन करें। गुड इवनिंग नैना। तो इंटरेक्शन करने पर ही हमें एक दूसरे के बिहेवियर के बारे में पता चलता है। ठीक वैसे ही इनके अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं सारे पार्टिकल्स की, इनकी प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए इनका जो म्यूचुअल बिहेवियर है इन पार्टिकल्स का, वो देखा गया। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के सामने बिठाया गया, प्रोटॉन को प्रोटॉन के सामने बिठाया गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के सामने बिठाया गया, एक बार इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रॉन के सामने बिठाया गया, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन के सामने बिठाया गया। तो बाद में एक एक करके ये देखा गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को देख करके दूर भाग निकले, ठीक है, ये इनको देख करके दूर भाग निकले और इन्होंने भी इनको देखते ही तुरंत दूर भाग गए एक दूसरे से, ठीक है ना। और ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे, ये देखते ही देखते एक दूसरे की ओर आ गए, ये एक दूसरे की ओर आ गए इस तरीके से, और न्यूट्रॉन और ये इनके बीच में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन को देखा तो ये एक दूसरे से दूर भाग गए, इसका मतलब है कि इनके बीच में एक फोर्स लगा। कौन सा फोर्स लगा? रिपल्सन फोर्स लगा। इनके बीच में कौन सा फोर्स लगा? रिपल्सन वाला फोर्स लगा, है ना, रिपल्सन, जिसे हिंदी में हम लोग प्रतिकर्षण बल भी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन ने प्रोटॉन को देखा तो एक दूसरे की ओर चले आए, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इनके बीच में अट्रैक्शन वाला फोर्स लगा। कौन सा फोर्स लगा? अट्रैक्शन वाला फोर्स लग गया इनके बीच में। अच्छा, दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन ने न्यूट्रॉन को देखा, प्रोटॉन ने न्यूट्रॉन को देखा, तो भी इनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं लगा, इनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं लगा। तो इस तरीके से हमको एक चीज ये पता चल जाती है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करता है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है। हाँ प्रियांशु, बिल्कुल प्रियांशु। अब हाँ ऋषभ यादव, हम डेरिवेशन बिल्कुल करवाएंगे, आप परेशान मत होइए, ठीक है। सुनीता गुड इवनिंग। आदर्श बिल्कुल, हाँ आदर्श बिल्कुल, ठीक है, मैं आऊँगा, सुंदर MP आऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, इनके जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स का म्यूचुअल बिहेवियर, इनका जो ये जो म्यूचुअल बिहेवियर है, इन्हें देखते हुए कुछ मैथमेटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई। इनके इस बिहेवियर को देखते हुए, म्यूचुअल बिहेवियर को देखते हुए, इन्हें कुछ मैथमेटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई। उस मैथमेटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नाम दिया गया चार्ज। उस मैथमेटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नाम दिया गया चार्ज। चार्ज, जो चार्ज नाम दिया गया, ये चार्ज 3 तरीके का होता है। ये चार्ज 3 तरीके का होता है। एक होता है नेगेटिव, एक होता है नेगेटिव, और एक होता है पॉजिटिव, एक होता है पॉजिटिव, और एक होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल, तो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज, ये 3 तरीके के चार्जेस होते हैं। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन को दिया गया नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज दिया गया, प्रोटॉन को दिया गया पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से हम लोग एक चीज ये देखते हैं, और न्यूट्रॉन को दिया गया न्यूट्रल, मतलब 0 चार्ज। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव और न्यूट्रल इनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं लगता है। इसका मतलब है कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, तो सिमिलर चार्जेस रिपेल और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये हमें पता चल गया।
जैसे इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है नेगेटिव चार्ज, वैसे ही कुछ बॉडीज होंगी जिनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा, कुछ बॉडीज ऐसी भी होंगी जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर इन दोनों को आमने सामने रखा जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज कि नेगेटिव चार्जेस, ये नेगेटिव और पॉजिटिव या ये वाले जो चार्जेस हैं ये बहुत छोटे छोटे चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत छोटा सा चार्ज होता है। बड़े बड़े चार्ज कैसे बनाए जाते हैं, बड़े बड़े चार्ज कैसे बनाए जाते हैं ये हम लोग देखें जरा कि बड़े बड़े चार्ज कैसे बनते हैं। तो बड़े बड़े चार्ज कैसे बनते हैं इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं बच्चों। देखिएगा, जब हम लोग बात करते हैं, कोई अज्यूम करिए किसी एटम के बारे में, अज्यूम करिए आप किसी एटम के बारे में, मान लीजिए एक सोडियम एटम को अज्यूम कर लीजिए, सोडियम एटम, ठीक है ना। अज्यूम है सोडियम एटम, मान लीजिए आपने सोडियम एटम को अज्यूम कर लिया, सोडियम एटम। हम सोडियम को जस्ट एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, आप कोई भी एटम ले सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सोडियम ही एटम लिया जाए, ठीक है। सोडियम एटम, सोडियम एटम को हम लोग केमिस्ट्री में इस तरीके से लिखते हैं, Na यहाँ पर लिखते हैं 11, यहाँ लिखते हैं 23। एक्चुअल में ये वाला जो नंबर होता है, ये वाला जो नंबर होता है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, ठीक है ना। और ये वाला जो नंबर होता है इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक वेट, इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक वेट, हाँ एटॉमिक वेट। तो अब ये जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर एक्चुअल में क्या बताता है, किसी न्यूट्रल एटम में जिस एटम पर कोई भी चार्ज ना हो, उस एटम की मैं बात कर रहा हूं कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो बताता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एटॉमिक नंबर जो होता है वो बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है और जितने किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं, उसमें उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं, जी हाँ, उसमें उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर हम लोग बात करते हैं एटॉमिक वेट की, अगर हम लोग बात करते हैं एटॉमिक वेट की, तो जो एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक वेट का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये होता है इसका एटॉमिक वेट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि सोडियम के एटम में, सोडियम के एक एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो सोडियम के एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 11 है। अगर इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 11 प्रोटॉन भी होंगे, तो इसमें 11 प्रोटॉन भी होंगे। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो टोटल चार्ज कितना है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसमें देखें तो टोटल चार्ज अभी कितना है, टोटल चार्ज तुम्हारा सबसे पहले हम लोग इस तरीके से गिनते हैं कि माइनस का 11 चार्ज है, माइनस का 11 इलेक्ट्रॉन के कारण, प्लस 11 ये वाला, तो बराबर कितना हो गया, 0, इक्वल टू 0। मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब न्यूट्रल चार्ज है इस पर, ठीक है ना। 0 चार्ज का मतलब न्यूट्रल चार्ज है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर हम लोग आगे की ओर देखें, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, अगर हमने इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दें तो इस वाले एटम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसमें प्रोटॉन कितने हो गए, 11, जी हाँ। तो इसमें हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा -12 प्लस 11 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब इस पर चार्ज हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ पर इस पर चार्ज हो जाएगा नेगेटिव, है ना, इस पर नेगेटिव चार्ज हो चुका है। दूसरी चीज़ ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग बात करें इस तरीके से, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन अगर हम बाहर निकाल लें, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकाल लेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 10, और प्रोटॉन कितने बचेंगे, 11। तो यहाँ पर चार्ज कितना है इस वाले पर, अब देखिएगा यहाँ पर चार्ज कितना है, -10
और ये प्लस का 11 और ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, प्लस का 1। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो तुम्हारा कैसा है, पॉजिटिव। यहाँ पर चार्ज जो है ना वो पॉजिटिव है। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव है। तो एक चीज आप ध्यान से देखेंगे, जहां पर न्यूट्रल चार्ज है, जहां पर न्यूट्रल चार्ज है, न्यूट्रल, वहां पर इलेक्ट्रॉनों की और प्रोटॉनों की जो संख्याएं हैं वो बराबर हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एंड जहां पर नेगेटिव चार्ज है वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जहां पर पॉजिटिव चार्ज है वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है ना, तो ये चीज है। तो सौरभ, आई होप सो कि ये चीज क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को। तो जो नेगेटिव चार्ज जो बनता है, नेगेटिव चार्ज जो बनता है तो वो इस तरीके से बनता है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऑलवेज रिमेंबर। और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो तुम्हारा बनता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और जो न्यूट्रल चार्ज होता है, न्यूट्रल, तो वो होता है तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है ना, तो ये आपके इस तरीके से चार्जेस बनते हैं। और हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां पर नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज में हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज़्यादा होता है। इसीलिए हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेस होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, और जहाँ पर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम लोग डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी लिखा जाता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, और यहाँ पर दोनों बराबर होते हैं इस तरीके से। तो ऐसे करके ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हाँ पवन बताइए, पवन बताओ बेटा क्या तकलीफ है, कहाँ पर डाउट है। सौरभ, ओके ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हमने एक सोडियम का एटम लिया था एग्जाम्पल के रूप में, सोडियम का एटम जिसको Na11 Na23 लिखा जाता है। 11 वाला जो नंबर होता है उसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, उसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, उसे हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर वो एटॉमिक नंबर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या को बताता है। मतलब एटॉमिक नंबर जो होता है वो उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही उसमें प्रोटॉन भी होते हैं एटम के अंदर। और जो एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक वेट मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हम लोग जब बात कर रहे थे किसी एटम में, तो यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें उतने ही प्रोटॉन भी होंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन भी होंगे। टोटल चार्ज कैसे देखोगे, -11 + 11, -11 + 11 टोटल 0, न्यूट्रल चार्ज हो गया। जिस एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही उसमें प्रोटॉन हो अगर, तो ऐसे पर चार्ज कितना होता है, न्यूट्रल। मगर जब हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 12 और प्रोटॉन कितने रहते हैं, 11 ही रहते हैं। ऐसे केस में इस पर चार्ज कितना हो जाता है, -12 मतलब माइनस वाला इलेक्ट्रॉन है ना, तो -12 और ये +11 इज इक्वल टू -1, तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है तुम्हारा ऐसे पर। ठीक है ना। दूसरी चीज़ अगर हम लोग देखें माइनस, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकाल लिया। अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10, और प्रोटॉन कितने बचे, 11, तो -10 + 11 इज इक्वल टू +1। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया जाता है किसी एटम से तो उस पर चार्ज आ जाता है कैसा, पॉजिटिव। अब बच्चों देखो ऐसा कैसे किया जा सकता है, ऐसा कैसे किया जा सकता है। ठीक है जी हाँ पवन, ये ऑल ओवर इंडिया के हर किसी बोर्ड में ऐसा ही होता है, और ये सारी की सारी चीज़ें आपके किसी न मतलब हर बोर्ड में आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आप किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हो आपके सभी में ये काम आएगा। दूसरी चीज़, हाँ आप ध्यान से समझिएगा, तो इतनी चीज़ मैंने आपको बता दी। अब ये चीज़ें होती कैसे हैं, देखिएगा एक हाँ देखिएगा, मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ, थोड़ा सा पेपर
अभी मैं आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ। अच्छा, आपने कभी ये ध्यान दिया कि मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है और इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाला है बाहर। मैंने प्रोटॉन क्यों नहीं लिया? मैंने ये क्यों नहीं किया कि प्रोटॉन को ऐड कर दिया, प्रोटॉन को निकाल लिया? कोई मुझे बताएगा आप में से कि मैंने प्रोटॉन को क्यों नहीं ऐड किया आइटम में, प्रोटॉन को क्यों नहीं बाहर निकाला? बताइए, ऐसा क्यों नहीं है? हर्ष बताइए, इसका रीजन भी बताइए मुझे, क्यों इम्पॉसिबल क्यों है? मैंने यहां पर प्रोटॉन क्यों नहीं ऐड किया, प्रोटॉन क्यों नहीं बाहर निकाला? बताइए। दिवाकर बोल रहे हैं अट्रैक्ट करेगा, और हर्ष कह रहे हैं उसके लिए हाई एनर्जी नहीं दे सकते। संजीव का बिल्कुल सही आंसर है, संजीव का बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि वो न्यूक्लियस में रहते हैं और न्यूक्लियस से प्रोटॉन को नहीं निकाला जा सकता। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन रहते हैं न्यूक्लियस के बाहर, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, प्रोटॉन को निकालना आसान नहीं होगा। ठीक है, यही रीजन है, यही रीजन है। एग्जैक्टली रोहन, सही कहा आपने, प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहते हैं और यही रीजन होता है कि प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाला जा सकता, बल्कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है। ठीक है ना, बल्कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है। तो ये चीज है। आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन फिक्स होता है, बिल्कुल इसीलिए फिक्स होता है क्योंकि उसको उसके साथ में छेड़खानी नहीं करी जा सकती। कोई बात नहीं दिवाकर बेटा, ऐसी बात नहीं है। एटलीस्ट देखो, हमें जवाब देना चाहिए, अगर वो गलत हुआ तो हमें सही पता चलेगा, है ना। तो यही रीजन होता है। आई होप सो कि ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। हाँ, तो सभी लोग मुझे बताइए, क्या आप लोगों को इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई? किसी को कोई डाउट तो नहीं रहा इतने में? ओके। चलिए, तो यही रीजन होता है। अब देखिएगा, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ऐड कैसे होते हैं ये मैं आप लोगों को बताता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये कैसे ऐसे होते हैं, ध्यान से देखिएगा। हाँ, बस ध्यान से देखिएगा। अभी मैं आपके सामने एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करूंगा। मैं आपके सामने अभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करूंगा। देखिएगा, ये कागज का टुकड़ा है, मैंने नाखून पर रख लिया यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि शायद आपको दिख रहा है कि अभी नहीं दिख रहा है, बट शायद दिख रहा होगा, है ना। तो ये इस तरीके से, ये जो है ना, ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पर ये कागज का टुकड़ा है। जरा ध्यान से देखते रहिएगा सारे लोग, ठीक है ना, ध्यान से देखते रहिएगा। ध्यान, मेरे बालों में मेरे तेल नहीं लगा है, शायद इनके बालों में तेल लगा होगा। तो एक्चुअली में ये बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट होता है, बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट होता है इस तरीके से। देखिएगा जरा ध्यान से, ये देखो बच्चों, है कागज का जो टुकड़ा है वो किस तरीके से अट्रैक्ट हो गया। कागज का जो टुकड़ा है वो किस तरीके से अट्रैक्ट हो गया। इधर आना जरा, हाँ, नहीं रुके, देखो अभी मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूं, ध्यान से देखते रहना। इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से कैसे चार्ज डेवलप होता है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना। चिपका है ना। तो इसी तरीके से कागज को अट्रैक्ट करवा दिया मैंने पेन से। कैसे? मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया, मैं आपको बताता हूं। जब मैंने इस पेन को रगड़ा था बालों से तो होता क्या है कि पेन के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए बालों में, पेन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे अभी मैंने यहां पर इलेक्ट्रॉन को निकाला था तो पॉजिटिव चार्ज आ गया था, इसीलिए। और जो ये कागज था तो कागज पर इलेक्ट्रॉन कागज को अट्रैक्ट कर लिया इंडक्शन के द्वारा। अभी एक फिनोमेना आएगा, हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है ना।
प्रोटॉन के बारे में मैं क्या बताऊं, प्रोटॉन जो होता है वो आपका न्यूक्लियस में रहता है, इसके बारे में और एज सच क्या बताएं हम, ठीक है ना। हाँ अच्छा, मैंने भैया के बाल बिगाड़ दिए, अरे कोई बात नहीं, कंघी कर लेंगे भाई साहब दोबारा, है ना। बिल्कुल आपने नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं है ये, ठीक है, वो आगे आएगा। चलिए, तो इतनी चीजें हम लोगों की क्लियर हो जाती हैं। अच्छा, यहां से एक चीज और कंफर्म हो जाती है, देखिएगा यहां से एक चीज कंफर्म हो जाती है कि जो चार्ज होता है, अच्छा एक चीज आपने देखी यहां पर कि किसी भी जो एटम पर कोई भी चार्ज आया था, ठीक है ना, एटम पर कोई भी चार्ज आया था वो या तो पॉजिटिव चार्ज आया या नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है ना। मगर वो आया कैसे, वो या तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से आया या इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से आया, है ना। कोई भी चार्ज डेवलप हुआ किसी भी एटम पर, जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया यहाँ पर बोर्ड पर, तो या तो इलेक्ट्रॉन उसमें डाला गया था या इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकाला गया था, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन या तो उसमें डाला गया या इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकाला गया। मगर जरा सोचो, ना तो मैंने आधा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला और ना ही मैंने आधा इलेक्ट्रॉन अंदर डाला, मैंने पूरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, मैंने पूरा इलेक्ट्रॉन अंदर भी डाला उसमें। कहने का मतलब ये है कि जो भी चार्ज डेवलप हुआ था वो पूरे इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से या पूरे इलेक्ट्रॉन के अंदर ऐड होने से हुआ था। आधा इलेक्ट्रॉन बाहर ना तो निकाला जा सकता है और ना ही आधा इलेक्ट्रॉन अंदर डाला जा सकता है। इसीलिए किसी भी एटम पर जो भी चार्ज डेवलप होगा, वो या तो एक इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, या तो ऐड होने से या बाहर निकलने से, या दो इलेक्ट्रॉनों के ऐड होने से या दो इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने से, या तो तीन इलेक्ट्रॉनों के ऐड होने से या तीन इलेक्ट्रॉनों के बाहर आने से, या चार इलेक्ट्रॉनों के ऐड होने से या चार के बाहर निकलने से। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनों के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर ही चार्ज डेवलप होगा। इसका मतलब कि जो भी चार्ज एटम पर डेवलप होगा, या तो वो जो है मतलब एक गुना होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, या दो गुना होगा, या तीन गुना होगा, या चार गुना होगा। आइदर इट विल बी 1 times the charge of electron, or 2 times the charge of electron, or 3 times the charge of electron, or 4 times. It means the total charge developed on any atom will be equal to the integral multiple of the charge of electron. That's why इसीलिए हम लोग कहते हैं कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि चार्ज एक पैकेट के रूप में होता है, पैकेट के रूप में, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर का एक पैकेट। जी हाँ, तो जो भी किसी भी बॉडी पर कोई भी चार्ज होता है, मान लीजिए कि ये कोई भी एक बॉडी है, अगर इस पर Q चार्ज है, तो Q चार्ज जो होगा वो तुम्हारा इस तरीके से होगा, Q = N × E। ये होगा, ये वाला फॉर्मूला उसके लिए सच होगा, जहां पर N क्या होगा, N एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, और E क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए याद रखिएगा कि जो नेट चार्ज जो होता है Q इज द नेट चार्ज ऑन द बॉडी, नेट चार्ज ऑन द बॉडी, ठीक। Q जो होगा वो टोटल चार्ज होगा किसी भी बॉडी पर या एटम पर, तो वो हमेशा N × E ही होगा। क्लियर। अच्छा, जैसे तो इसीलिए बोले चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, इसीलिए कहा जाता है क्वांटाइज्ड। दूसरी चीज आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं, देखिएगा।
एग्जाम्पल। और आपको मैं बता दूं कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कोई मुझे बताएगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? इसको E माइनस लिखा जा सकता है इस तरीके से, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है। दूसरी चीज चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन दिस इज P प्लस इज इक्वल टू +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। कूलॉम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, उसके बाद में हाँ हम लोग बात करते हैं। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, इसीलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन ये है, मेरी बात को जरा समझिएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है हाँ, क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है। हाँ देखिएगा क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन है कि एक मेटल की बॉल है, अ मेटालिक बॉल। क्वेश्चन मुझे आंसर चाहिए होगा आप लोगों से। अ मेटालिक बॉल बियर्स +4.8 इंटू 10⁻⁻16 कूलॉम चार्ज। ठीक है ना, इतना चार्ज वो बियर करती है। ठीक, तो मुझे बताइए फाइंड आउट एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बताइए मुझे कि इसका जो है आंसर क्या होगा। गोलू, ऋषभ, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। आप बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी हम आपको जो भी पढ़ाएंगे, ट्रस्ट मी, चाहे एनसीईआरटी हो, एचसी वर्मा हो, रेशनिक हॉलिडे क्रेन हो, रेशनिक हॉलिडे वॉकर हो, पॉल टिपलर हो, ठीक है ना, भारत की कोई भी और इंटरनेशनल कोई भी अच्छी सी बुक हो, आप हर किसी के क्वेश्चन करने के लायक हो जाओगे। ट्रस्ट मी, बस पढ़ते चलो मेरे साथ, और मेरे साथ शांति से ट्रस्ट के साथ में आप पढ़ते रहिए और अपने आप पर विश्वास रखिए। बताइएगा आदित्य, ये प्रश्न कह रहा है कि एक लोहे की गेंद पर इतना कूलॉम चार्ज है। ठीक है, कह रहा है कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या इलेक्ट्रॉनों की कमी बताइए। तो सबसे पहले चीज तो ये बताना है कि एक्सेस है या डेफिशिएंसी है। बताइए मुझे। इसका सही जवाब देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये प्यारे बच्चों, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, मान लीजिए कि ये तुम्हारी एक छोटी सी बॉल है, ठीक है ना, ये बॉल है। कह रहा है कि इस पर +Q चार्ज दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है कितना, +4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है ना, इतने कूलॉम चार्ज यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। एक सेकेंड, यहाँ पर दिया हुआ है कितना, यहाँ पर -16 दिया हुआ है। हाँ, और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है। ठीक है ना, मगर हम लोगों को चूंकि इलेक्ट्रॉन के चार्ज, हम लोगों को जो है ना इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता निकालनी है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यू लेंगे, हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे इसका। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे Q = N × E, Q = N × E। तो यहाँ से सिंपल सी भाषा के अनुसार हम लोग यहाँ से इस तरीके से ऐसे करके सॉल्व करेंगे, लिखेंगे +4.8 इंटू 10⁻⁻16 = N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर। तो यहाँ से जरा ध्यान से देखिएगा,
ये 16 और ये तुम्हारा 3 और ये तुम्हारा इससे और ये तुम्हारा इससे 10 टू दी पावर 3। तो यहाँ से जो तुम्हारा n की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 3 इंटू 10 टू दी पावर 3। कहने का मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिएगा ये बात ये आती है कि ये डेफिशिएंसी है कि एक्सेस है। तो एक बात मैं बता दूं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये है कि 3000 इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। तो इस वाले बॉल पर 3000 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये चीज़ हम जान गए। ठीक है ना। तो ये है, इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है इस पर। बिल्कुल आपने सही कहा। हाँ नहीं एक्सेस नहीं होगा पवन बेटा, एक्सेस नहीं होगा। यहाँ पर डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी, बिकॉज यहाँ पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर हुआ ये चीज़? आई होप सो कि ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया दिवाकर, बहुत बढ़िया। अगर आप ये चीजें सीख पा रहे हैं इसका मतलब आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग ऐसे ही सही उत्तर देते रहे, सही सही चीजें सीखते रहे ऐसे ही, तो आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। चलिए, तो ये हो गया। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है। दूसरी चीज, जैसे कि मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन एटम में ऐड होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं। मैंने इसका एक एक्सपेरिमेंटल आपको एग्जांपल भी करवा दिया। ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि जो चार्ज डेवलप करवाया जाता है किसी भी बॉडी पर, तो मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से ये चीजें हो रही हैं। ठीक है। हम लोग ये देख रहे हैं, जरा आप सीखते हैं कि किस तरीके से किसी भी बॉडी को चार्ज किया जाता है, किस तरीके से किसी भी बॉडी को चार्ज किया जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग ये जरा देख लेते हैं। आप लोगों के कमेंट्स। चलिए, तो चार्जिंग कैसे होती है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, ये बहुत ही बेहतरीन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। चार्जिंग, तो चार्जिंग कैसे होती है? चार्जिंग सबसे बढ़िया एक जो है, पहला वाला जो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है ना। और दूसरा है तुम्हारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और तीसरा है तुम्हारा डायरेक्ट चार्जिंग। इसको ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट चार्जिंग या चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो ये दीज आर द थ्री मेथड्स, थ्री डिफरेंट मेथड्स। ठीक है। तो इनसे इन वाले मेथड से चार्जिंग होती है। अब ये चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है? देखिएगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन हम लोग अगर बात करें, सबसे पहली चीज चार्जिंग बाय इंडक्शन की, तो देखिएगा जरा ध्यान से। चार्जिंग बाय इंडक्शन, सलमान खान की एक मूवी आई थी जिसका नाम दिया गया था तेरे नाम। ठीक है ना, जिसका नाम दिया गया था तेरे नाम। तो तेरे नाम मूवी में सलमान खान ने अपने बालों को कुछ इस तरीके से सेट किया था।
कभी आप गूगल करिएगा तो देखिएगा कि किस तरीके से सलमान खान ने अपने बालों को सेट किया था। तो उनके जो बाल थे वो बड़ा ही अलग स्टाइल में थे उस समय, मतलब इस तरीके के बाल थे बिल्कुल अब्दुल कलाम स्टाइल में। उनके बालों का जो हेयर स्टाइल, मतलब इनका जो हेयर स्टाइल था, हेयर स्टाइल को देख करके पूरे देश में करोड़ों लड़कों ने वैसे ही बाल बनवा लिए थे अपने, करोड़ों लड़कों ने वैसे ही बाल बना लिए थे। अब हुआ क्या था, सलमान खान किसी के पास नहीं गए थे ये कहने कि तुम ऐसे बाल अपने आप बना लो, या सलमान खान ने खुद जाकर के किसी के बालों को ऐसे ही सेट नहीं किया था। सलमान खान अपने घर में बने रहे, बॉम्बे में बने रहे, पूरे देश में अपने आप ही लड़कों ने वैसे बाल बनवा लिए। वो लड़के सलमान खान के उस स्टाइल से प्रेरित हो गए थे, इंड्यूस हो गए थे। इसको अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो बोलेंगे कि इंस्पायर हो गए थे, मगर जब हम लोग इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं तो साइंटिफिक लैंग्वेज में हम उसे बोलते हैं कि इंड्यूस हो गए थे वो लड़के उनसे। तो इंड्यूस होकर के कुछ वैसा ही उन्होंने मतलब अपना स्टाइल बना लिया था, ठीक है। इसको बोलते हैं, फिजिक्स में बोलते हैं इसे इंडक्शन, इसे फिजिक्स में बोलते हैं इंडक्शन, ठीक है ना। तो आदित्य बोल रहे हैं सर नोट्स बनाने के लिए भी टाइम दीजिए। आप आदित्य बनाते रहो नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन। अब मेरी बात को समझिएगा, इंडक्शन जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें तो एक लोहे की कोई रॉड है, मान लीजिए इस तरीके की। ये जो लोहे की रॉड है इस पर सपोज दैट पॉजिटिव चार्ज है, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से डाल दिया गया। मान लीजिए ये कोई एक मेटालिक रॉड है, ये एक मेटालिक रॉड है इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है ना। इस पर पॉजिटिव चार्ज है मेटालिक रॉड पर, ठीक है ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज है इस तरीके से। अब क्या हुआ कि एक गेंद, कोई ये गेंद है यहाँ पर इस तरीके से, ये कोई गेंद है यहाँ पर ऐसे करके, ये बॉल है मेटालिक बॉल या आयरन बॉल कह लीजिए, ठीक है ना। ये मान लीजिए कि आयरन की एक बॉल है, ठीक है ना, और ये मान लीजिए कि कोई एक मेटालिक रॉड है। तो मेटालिक रॉड को जब इस बॉल के किनारे ले जाते हैं, जब इस मेटालिक बॉल को मेटालिक उसके किनारे ले जाते हैं ना इसके, तो होता क्या है कि ये वाले जो पॉजिटिव चार्ज हैं इस वाले बॉल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के दोनों, इस वाले बॉल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के दोनों मौजूद हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये बॉल है तो ये ढेर सारे एटम्स होंगे, इसमें एटम्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे। होता क्या है कि ये वाले पॉजिटिव वाले जो मतलब चार्ज हैं, ये पॉजिटिव वाले चार्ज को इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन को ये इधर अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेते हैं तो इस तरफ क्या होता है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है इस तरीके से ऐसे ऐसे करके। तो इस तरीके से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऐसे करके इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पर जो है ना पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है ऐसे करके, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है ऐसे करके, ऐसे करके। और यहाँ पर इकट्ठा हो नहीं जाता बल्कि इलेक्ट्रॉनों के एक तरफ पोलराइज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एक तरफ पोलराइज हो जाते हैं, इसीलिए इस तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और इस तरफ तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगर हम लोग देखें तो इतने हिस्से में, इसके इधर वाले हिस्से में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है और इसके इधर वाले हिस्से में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है। मगर हम लोग बात करें कि ओवरऑल इस वाली बॉल पर टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज अभी भी 0 है। टोटल चार्ज इस वाली बॉल पर अभी भी 0 है। इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड है ये, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्टिंग। तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो होता है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। इसकी वजह से तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज इधर दिखाई देने लगता है और नेगेटिव चार्ज इधर दिखाई देने लगता है।
तो इस तरीके की जो चार्जिंग होती है, इस तरीके की जो चार्जिंग होती है, इसी चार्जिंग को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है ना। दूसरी चीज, अब हमारा दूसरा जो है वो है तुम्हारा जैसे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन वो देखिएगा जरा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होती है, अब ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मैंने बोला, अभी मैंने पेन को अपने बालों से रगड़ा था, ठीक है ना। तो अच्छा 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 दिवाकर, तो हमने हमने अभी पेन को अपने बालों से रगड़ा था। सर अगर दोनों साइड पॉजिटिव रख दें, मेहुल अगर हम दोनों साइड पॉजिटिव रख देंगे तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो दोनों भाग जाएंगे एक दूसरे से दूर, है ना। तो वहां पर चार्जिंग नहीं होगी, वहां तो वो एक दूसरे को देख करके दूर भाग जाएंगे। वो कहेंगे अरे बाबा रे ये कौन है रे, सब भाग जाएंगे वहां से। दूसरी चीज, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जैसे कि मैंने अभी बोला था, when I rubbed my this pen with my hair, then obviously some electrons were transferred from pen to the hair। इसी वजह से हमारे पेन पर पॉजिटिव और बालों पर नेगेटिव चार्ज आ गया था, ठीक है। हाँ, हालांकि जैसे बाल तुम्हारे सफेद, आई मीन बाल तुम्हारे बिल्कुल ड्राई ना हो, अगर आपने हेयर ऑयल लगा रखा है तो और ज्यादा अच्छा असर आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। ऋषि यहाँ पूछिएगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कॉम प्लस हेयर, ठीक है ना। तो कॉम प्लस हेयर, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा, अभी इस समय गर्मियां चल रही हैं, गर्मियों के दिनों में आप जैसे कोई रेशम रेशम की शर्ट आप पहन लीजिए। मम्मी लोग जब साड़ी पहनती हैं गर्मियों के दिनों में, तो साड़ी देखिएगा, मम्मी से पूछेगा कभी, साड़ी चिट 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 करने लगती है अपने आप, क्योंकि कपड़ा जब ऐसे करके जब रब करता है, जब वो फ्रिक्शन डेवलप करता है इस तरीके से, ठीक है। रोहन एज सुन एज पॉसिबल आप ज्वाइन कर लीजिए। तो कपड़ा जब इस तरीके से रगड़ खाता है, जब वो रगड़ता है इस तरीके से, रब करते हैं कपड़े को, तो कपड़े में चार्ज डेवलप हो जाता है इलेक्ट्रॉनों के इधर उधर ट्रांसफर की वजह से, ठीक है ना। खुशबू, आई विल प्रोवाइड डिटेल्स माय हैंड रिटन नोट्स, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो मैं अभी बता रहा था कि किस तरीके से कपड़े जो होते हैं ना, कपड़ों में भी चार्ज डेवलप हो जाता है। गर्मियों के दिनों में आप अपनी टी शर्ट, जब आप टी शर्ट पहन के कभी दौड़ते हैं ऐसे ऐसे करके, खूब तेजी से ऐसे ऐसे करके दौड़ते हैं, जब सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करके आते हैं, उसके बाद जब आप अपनी टी शर्ट चेंज करते हैं, उतारते हैं, तो देखिएगा उसमें चट 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 की आवाज आती है ना। तब उसमें चट 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 की आवाज आती है, तो वो आवाज इसीलिए आती है, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है ना, क्योंकि चार्ज डेवलप हो चुका होता है इसी वजह से, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे देर आर मैनी, मतलब मैनी अदर ऑप्शंस। बिल्ली की जो स्किन होती है, बिल्ली, कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली की खाल, ठीक है, बिल्ली की स्किन, और साथ में एबोनाइट की रॉड प्लस कैट स्किन, अगर हम लोग इसको आपस में रगड़ते हैं तो अगर हम लोग इनको आपस में रगड़ते हैं तो भी चार्ज डेवलप हो जाता है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके की जो तुम्हारी चार्जिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अच्छा, दूसरी चीज, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है वो देखिएगा, सॉरी चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब ये चार्जिंग बाय कंडक्शन ये बहुत सिंपल है, जो तुम्हारा ये वाला चार्जिंग है ये तुम्हारा बहुत सिंपल है, देखिएगा। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन,
चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन के द्वारा चार्जिंग तुम्हारी कैसे होगी, ध्यान से देखिएगा। कंडक्शन के द्वारा, सपोज दैट, मान लीजिए कि ये तुम्हारी कोई रॉड है, सपोज दैट ये आपकी कोई रॉड है, इस वाली रॉड पर पॉजिटिव चार्ज है इस तरीके से, ठीक है ना। इस वाली चार्ज पर तुम्हारा कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है, और मान लीजिए कि अगर हम आपसे ये कहें कि यहाँ पर कोई बॉल रखी है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये अभी न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो ये अभी न्यूट्रल है, मगर उसके बाद में हमने क्या किया, उसके बाद में हमने ये किया कि इस वाली बॉल को मैंने क्या किया कि इस वाली रॉड से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। तो इस वाली रॉड से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, ऐसे करके। मान लीजिए ये तुम्हारा ऐसे इस तरीके से। अब कैसे कनेक्ट किया, मेरी बात को समझिएगा जरा। देखिए मैंने क्या किया, एक तार लिया, मैंने तार के जरिए इसको ऐसे करके आपस में कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट कर देते हैं तो होता क्या है कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो वाला तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से इस पर ट्रांसफर हो जाता है। तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज इस पर भी ट्रांसफर हो जाता है इस तरीके से, यहाँ पर भी तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है ऐसे करके। तो ये वाली जो रॉड होती है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, तुम्हारे बॉल आ जाता है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉल हो जाती है अब, ठीक है ना, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉल। तो इस तरीके से ये धन आवेशित गेंद हो जाती है। तो धन आवेशित गेंद हो जाती है इस तरीके से। हाँ आदित्य, हम प्रोवाइड कर देंगे, डोंट वरी, है ना, तो परेशान मत होइए। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर तुम्हारी ये चीज़ हो जाती है। अच्छा अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब इस तरीके से चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा होता है, तो इस वाली रॉड से कितना चार्ज इधर ट्रांसफ़र होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये चीज़ हम लोग डिसाइड करते हैं, पता है कैसे। ये एक्चुअल में नहीं बेटा दिवाकर, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आधा जो है चार्ज पहुंच जाएगा। ये डिपेंड करेगा इन दोनों के साइज पर। आपको मैं बताऊंगा आगे चल कर के, मैं आपको बताऊंगा। जैसे ठीक उसी तरीके से मानिए, जैसे कोई बहुत बड़ा सा टैंक हो, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सा टैंक हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जैसे ऐसे अगर हम आपसे ये कह दें कि कोई बहुत बड़ा सा कोई टैंक है, मान लीजिए इतना बड़ा एक पानी का टैंक है, ठीक है। और मान लीजिए कि एक दूसरा बिल्कुल इस तरीके से पतला सा एक पानी का टैंक हो, ठीक है ना। तो अगर हम आपसे ये कह दें, अगर मान लीजिए ये कह दें ऐसे करके, ठीक है, कि सपोज दैट ये जो टैंक है हमने इनमें बीच में कनेक्शन कर दिया इस तरीके से कनेक्शन कर दिया। और मान लीजिए कि इसमें तुम्हारा पहले इतना पानी तुम्हारा, एक सेकंड, इतना भरा हुआ था पानी। हाँ मान लीजिए सपोज दैट पहले इनके बीच में इतना पानी भरा हुआ था इसमें, ठीक है, इसमें इतना पानी भरा हुआ था। तो जब पानी इधर से इधर ऐसे करके जाना शुरू करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि लेवल बराबर करेगा, तो लेवल बराबर करेगा। उसके लेवल कैसे बराबर करेगा, इसमें यहाँ तक आ जाएगा पानी, ऊपर वाला जो लेवल है ना वो खिसक के यहाँ पर आ जाएगा ऐसे करके, वो खिसक के इस तरीके से आ जाएगा ऐसे करके। तो जब लेवल बराबर हो जाएगा तो पानी का बहाव बंद हो जाएगा। इसीलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि पानी आधा आधा हो जाएगा। क्या इसमें और इसमें पानी अब आधा आधा है? नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ लेवल बराबर है। यही रीजन ऐसे ही इसमें भी होता है। जब कभी भी एक टर्म आएगा आप लोगों के आगे, इसमें टर्म आएगा, अभी हम वो टर्म नाम नहीं ले रहे हैं, बट बाद में मैं नाम लूंगा। जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाता है तब ऐसा होता है, ठीक है ना। जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाता है तब ऐसा होता है। क्लियर हुआ ये चीज? सौरभ, ऐसा जरूरी नहीं है कि हेयर ऑयल लगा हो। अगर हेयर ऑयल, ठीक है ना, हेयर ऑयल नहीं भी लगा है तो भी हो जाता है, बशर्ते हेयर ऑयल अगर लगा होगा तो ज़्यादा अच्छे से चार्जिंग हो जाती है, ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। ऋषि, आप डेली
वीडियो मजा आ रही है पढ़ने में, मजा आ रही नहीं है, मजा आ रहा है पढ़ने में, ऐसे लिखा करो, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए, तो ये चीजें होती हैं और इस तरीके से हम लोग चार्जिंग सीखते हैं, ठीक है ना। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। किसी को कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें बता दीजिए अभी, फिर हम आपको बताते हैं। हम लोग इसी चैप्टर में आगे ये भी सीखेंगे, ठीक है, कि किस पर कितना चार्ज पहुंचेगा, ठीक है ना। हाँ, किस पर कितना चार्ज पहुंचेगा, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे की तरफ आते हैं। हाँ, अब हम लोग आगे की तरफ आते हैं। देखिए, तो हमने क्या क्या सीख लिया कि कैसे चार्जिंग होती है, कैसे क्या होता है, कैसे क्या क्या कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है ना। सर आपके साथ में जो नोट्स बुक, हाँ हाँ बिल्कुल शालिनी, आप नोट्स साथ में बनाते रहिए, कुछ नोट्स आपको हम भी प्रोवाइड करेंगे। आप वो चीजें साथ में पढ़ते रहना और आपको बहुत फायदा मिलेगा, नो डाउट, ठीक है। आप परेशान बिल्कुल नहीं होना। हाँ ठीक है, चलिए, तो हम लोग आगे की ओर अब बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिएगा, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ की अगर हम लोग बात करें, कूलॉम्स लॉ क्या होता है कि जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक चीज सीखी थी, कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इस तरीके से, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इस तरीके से, ऐसे करके, ठीक है ना। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक चीज देखी कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल, ठीक है ना। ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। चलिए, तो इनके बीच में फोर्स कितना लगता है, ये चीज तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। ये चीज तो हमें पता ही नहीं है कि इनके बीच में फोर्स कितना लगता है। तो इनके बीच में फोर्स कितना लगता है, ये चीज बताता है कौन? कूलॉम्स लॉ। एक्चुअल में ये देखा गया कि जैसे जो चार्जेस होते हैं, मान लीजिए एक बड़ा चार्ज है, मान लीजिए जैसे Q, ये मान लीजिए Q1, और दूसरा चार्ज तुम्हारा यहाँ पर है, ऐसे करके दूसरा चार्ज तुम्हारा यहाँ पर है, मान लीजिए इसको हमने बोल दिया Q2, ठीक, Q2। तो अब मेरी एक चीज समझिएगा, Q1 और Q2 ये तुम्हारे दो चार्ज हैं, Q1 और Q2, ठीक। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है तुम्हारी, वो मान लीजिए सपोज दैट तुम्हारी ये है डिस्टेंस, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो तुम्हारी ये है, ऐसे करके। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो तुम्हारी ये है, ऐसे करके, ठीक है। हाँ, मान लीजिए इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है तुम्हारी R, ठीक। तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो तुम्हारा कितना होगा? इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो तुम्हारा कितना होगा, वो हम लोग देख लेते हैं जरा ध्यान से। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, रिपेल। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इस तरीके से इस पर रिपल्सन का फोर्स देगा। अगर ये इसको रिपेल करेगा इस तरीके से, तो इस पर टोटल फोर्स कितना होगा वो हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि इस पर जो फोर्स लगेगा इस तरीके से F लगेगा, ठीक है ना। पहले वाले से दूसरे वाले पर लगने वाला फोर्स F12 हम लोग लिख देते हैं, F12, ठीक है ना। उसी तरीके से तुम्हारा यहाँ से लेकर के, या एक इस पर भी इधर ऐसे करके इस पर भी फोर्स लगेगा, उतना ही फोर्स इधर भी लगेगा, उतना ही फोर्स जितना उधर लगा था उतना ही फोर्स इधर भी लगेगा, ऐसे करके, ठीक है ना। ऐसे करके इधर भी ऐसे लगेगा उतना फोर्स। तो मेरी बात को समझिएगा जरा, ऐसे करके, हाँ, ऐसे करके तुम्हारा उतना ही फोर्स उधर उस पर भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर, अच्छा, यहाँ पर जो फोर्स है वो दूसरे वाले के कारण पहले वाले पर है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे F21। इस तरीके के ये जो फोर्सेस होते हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। आदित्य सर नोट्स में क्या क्या नोट करें उसको भी बताते
रहिए। बेटा जो भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं सारी चीजें नोट करते रहिए, ठीक है। हाँ, ऋषि ऋषि पूछ रहे हैं सर आप कौन सी बुक से स्टडी करवा रहे हैं। बेटा हम किसी बुक से स्टडी करवा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। इतनी बार फिजिक्स पढ़ चुके हैं और इतनी बार पढ़ा चुके हैं कि हमें किताब की ज़रूरत नहीं पड़ती, अब किसी भी किताब की नहीं। मैंने बहुत सारी किताबों को पढ़ा है और जिस किताब में जो भी चीज़ें अच्छी हैं उन सबको मैंने अपने अंदर उतार लिया है। अब उन्हीं को सीक्वेंस में बेस्ट चीज़ें मैं आपको यहाँ पर डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। आपके एग्जाम्स में जो होते हैं वो एनसीईआरटी पैटर्न पे हैं। जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप एनसीईआरटी हो या कोई भी बुक हो, सभी के सवाल आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, इतना मेरा दावा नहीं वादा है। तो आप बस देखते रहिए, ठीक है ना। हाँ, तो समझिए, तो इस तरीके से ये जो तुम्हारा फोर्स है यहाँ पर, तो ये जो फोर्स है वो तुम्हारा डिपेंड करता है। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो फोर्स है ना, इनके मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर होते हैं। इनके जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है ना। F12 ये फोर्स जो होते हैं वो तुम्हारे वेक्टर क्वांटिटी होती है फोर्स, ठीक है ना। F21 ये तुम्हारे, ये इनके दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं और इनकी बस डायरेक्शन अपोजिट होती है। इनकी बस डायरेक्शन अपोजिट होती है इस तरीके से, ऐसे करके, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज कि इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो तो कूलॉम के अकॉर्डिंग टू कूलॉम, अकॉर्डिंग टू कूलॉम, ध्यान दीजिएगा, कूलॉम के अनुसार अगर हम लोग देखें इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, फोर्स जो होता है वो दोनों के चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। दोनों के चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है इस तरीके से, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज, हाँ, प्रोपोर्शनल होता है इस तरीके से, पहली चीज ये हो गया आपका पहला। दूसरा चीज F प्रोपोर्शनल टू 1/r², इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये चीज बताते हैं कूलॉम। और कूलॉम जो है हाँ, तो कूलॉम जो है वो जब इन चीजों को जोड़ते हैं, कूलॉम जब इन चीजों को जोड़ते हैं F प्रोपोर्शनल टू, तो वो लिखते हैं इस तरीके से, ऐसे करके Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2, इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड Q1 Q2, ठीक है ना, अपॉन r², ठीक। और इस तरीके से F इज इक्वल टू, यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आता है, यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू, और वो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं Q1 इंटू Q2 अपॉन r², ठीक है ना। ये Q1 और Q2 का मैंने मैग्नीट्यूड क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर Q1 और Q2 की वैल्यू, किसी एक की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, किसी दूसरे की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है ना, और या फिर मतलब दोनों की नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको मतलब मैग्नीट्यूड के रूप में इस तरीके से लिख दिया। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो तुम्हारा ये फॉर्मूला निकल के आता है। अब बात आती है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बारी, अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है जरा ध्यान से देखिएगा, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो जरा ध्यान से देखिएगा, ऐसे करके, हाँ, वो ध्यान से देखिएगा जरा, ध्यान से, ऐसे करके, कैसे करके देखेंगे हम लोग, इस तरीके से देखेंगे जरा ध्यान से, ऐसे करके, ठीक है ना। तो हाँ, तो देखिएगा एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये चीज होती क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है, ठीक है ना। और के क्या होता है, के इसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट,
इसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब यहां पर बात आकर के ये और यहां पर आकर के अटकती है इन चीजों पर। ये परमिटिविटी शब्द क्या होता है? परमिटिविटी, जैसे मान लीजिए मैं अपने स्कूल में जब पढ़ता था ना, तब की बात बता रहा हूँ। स्कूल में जब मैं पढ़ता था तो रेडियो में पीछे चुंबक लगी होती थी। रेडियो का जो स्पीकर होता था उसमें चुंबक लगी होती थी पीछे। चुंबक कहीं से थोड़ा सा भी टुकड़ा अगर चुंबक का हमें मिल जाता था तो हम क्या करते थे, जादू दिखाते थे अपने क्लासमेट्स को। जादू बोलते थे, जादू दिखाओ, जादू। और जादू क्या दिखाते थे? एक कॉपी ले लेते थे, कॉपी नोटबुक, और नोटबुक के ऊपर हम एक सिक्का रखते थे। सिक्का है ना, 50 पैसे का सिक्का, उस समय 10 पैसे भी चलते थे। तो सिक्का रखते थे, नीचे चुंबक रखते थे। दो पन्ने लेते थे, मात्र 2-3 पन्ने। तो ऊपर सिक्का रख देते थे, नीचे चुंबक ऐसे ऐसे करके हम इस तरीके से घुमाते थे, तो सिक्का भी ऊपर ऊपर घूमता था इस तरीके से। और बाद में हम क्या करते थे कि मतलब जैसे अगर कभी कोई और करने लगा तो हम क्या करते थे, पूरी किताब दे देते थे उसको। बोलते थे पूरी बुक, आप पूरी बुक ले लो, ठीक है, आप पूरी बुक ले लो, बुक के ऊपरी हिस्से पर सिक्का रख दीजिए, बुक के पूरे ऊपरी हिस्से पर सिक्का रख दीजिए और नीचे से चुंबक घुमाओ। अब चुंबक हम घुमाते थे, अब कई बार सिक्का नहीं घूमता था, कई बार सिक्का मूव नहीं करता था। सिक्का मूव नहीं करता था तो ऐसे केस में क्या हो जाता था कि जो कागज है, जब कागज कम था, जब पेपर कम था, तो सिक्के और मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन काफी ज्यादा था। मगर जब सिक्का और पेपर, सिक्का और जो है मैग्नेट, इन दोनों के बीच में पेपर काफी ज्यादा आ गया तो इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन कम हो गया। एक्चुअल में पेपर, जब पेपर की थिकनेस कम थी तो वो इन दोनों के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन को ज्यादा मात्रा में, ज्यादा क्वांटिटी में परमिट करता था। परमिशन देता था, चलो तुम लोग अट्रैक्ट हो लो, चलो तुम लोग अट्रैक्ट हो लो। मगर जब पेपर की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, थिकनेस ज्यादा हो गई, तो उसके बाद में ये इनको परमिट कम करता था। कहता था हम तुम्हें उतना परमिट अब नहीं करने देंगे, मतलब उतनी परमिशन हम आपको नहीं देंगे, ठीक है ना, तब हम आपको उतनी परमिशन नहीं देंगे। तो इसी को बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। तो वैसे ही जो उस वाले एग्जाम्पल में, मैग्नेट वाले एग्जाम्पल में हम लोग पेपर वाली परमिटिविटी की बात करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जब हम लोग चार्जेस के बारे में बात करते हैं, तो जब चार्ज रखे होते हैं कहीं भी रखे हों, चाहे वो हवा में रखे हों, चाहे वो किसी गैस में रखे हों, चाहे वो पानी के अंदर रखे हों, चाहे वो किसी तेल के अंदर रखे हों, चाहे वो कागज के बीचों बीच में रखे हों, पेपर हो उनके बीच में, तो इनके बीच में जो भी मटेरियल होता है, दो चार्जेस के बीच में जो भी मटेरियल होता है, वो मटेरियल इनके बीच में कुछ भी मटेरियल होता है, सपोज दैट कुछ भी इनके बीच में कुछ भी मटेरियल होता है, ठीक है ना, कुछ भी मटेरियल होता है, ये मटेरियल परमिट करता है इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को, उसकी फोर्स की वैल्यू को परमिशन देता है। तो वैक्यूम सबसे ज्यादा परमिशन देता है इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स के लिए। वैक्यूम का मतलब होता है जहां पर कोई भी गैस या कोई भी मटेरियल ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम। और उसके बाद आती है हवा। जब बीच में हवा ले लेते हैं तो थोड़ी सी परमिशन कम हो जाती है, और उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं किसी और मटेरियल की, बीच में कोई और मटेरियल हम लोग ले लेते हैं, जैसे पेपर ले लिया हमने, पेपर, लकड़ी,
ऑयल, इस तरीके की चीजें जब हम ले लेते हैं तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कम हो जाता है, इनके बीच में लगने वाला फोर्स कम हो जाता है। तब उस टाइम पे जब हम लोग जो परमिटिविटी निकालते हैं उस टाइम पर, उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। और उसको लिखते हैं एप्सिलॉन आर, उसको लिखते हैं एप्सिलॉन आर इसको लिखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना, रिलेटिव परमिटिविटी। ये जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए याद रखिएगा ये चीज, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये चीज होता है, ठीक है। जनरली जब कभी भी के की वैल्यू बढ़ जाती है, जब कभी भी कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है किसी के लिए, हम जब आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कई और चीजें सीखेंगे तब हम लोग ये भी सीखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इनके बारे में भी हम लोग सीखेंगे चीजें। तो अभी बस थोड़ी सी चीजें आत्मसात करते चले जाइए, थोड़ी सी चीजें डाइजेस्ट कर लीजिए अभी थोड़ी दिनों के लिए, ठीक है ना। तो जो है आगे ये चीजें हम आपको बता देंगे, ठीक है। दूसरी चीज, हाँ, तो ये हमने आपको बता दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखिएगा दूसरी चीज, आपके जो बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में, ये तो इतनी चीजें आपने बता दी, यहां से अगर हम लोग देखें तो एक चीज हमें कंफर्म हो जाती है। देखिएगा अगर हम लोग देखें ग्राफ, अगर हम लोग ग्राफ के बारे में देखें, ग्राफ देखिए, तो ग्राफ के बारे में अगर हम लोग देखें ऐसे करके, ओ चलिए, तो हाँ, ग्राफ 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 चलिए ठीक है, ग्राफ देखते हैं हम लोग। इसको 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 भाई 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 चलिए कोई बात नहीं, हम अगले पन्ने पे ग्राफ बनाए लेते हैं। देखिएगा ग्राफ हम अगले पन्ने पे बनाए लेते हैं। ग्राफ ग्राफ देखिएगा, अगर हम लोग बात करें अगर हम लोग बात करें ग्राफ के बारे में, तो सबसे पहली चीज देखिएगा कि इस तरीके से ऐसे करके ये तुम्हारा ये हो गया, और एक मान लीजिए, हाँ मान लीजिए तुम्हारा जैसे ये हो गया, और मान लीजिए तुम्हारा ये लाइन हो गई हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगर हम आपसे ये कह दें कि ये तुम्हारा फोर्स है और ये वाली तुम्हारी आर है, तो फोर्स और आर के बीच की ग्राफ कैसा बनेगा, फोर्स और आर के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि फोर्स जो है ना वो तुम्हारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, ध्यान से देखिएगा, फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। इसीलिए जो इसका ग्राफ बनेगा वो तुम्हारा ऐसा बनेगा, फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर की, इसीलिए इसका ग्राफ ऐसे करके बनेगा। यहां से ध्यान से देखिएगा इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से ऐसे करके इसका ग्राफ बनेगा इस तरीके से। तो हम लोग इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये तुम्हारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा दूसरी चीज, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे आप अगर R की वैल्यू घटाते चले जाएंगे, जैसे जैसे R की वैल्यू आप घटाते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे करके वैसे वैसे F की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। चार्जेस के बीच की डिस्टेंस अगर आप घटाते हैं, चार्जेस के बीच की डिस्टेंस अगर आप घटाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, चार्जेस के बीच की डिस्टेंस अगर आप घटाते चले जाते हैं तो इनके बीच में लगने वाले फोर्सेस बढ़ते चले जाते हैं।
इनके बीच में लगने वाले फोर्सेस तुम्हारे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर हम लोग आपसे बात करें कि जो है चार्जेस के बारे में, चार्जेस और उनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड के बारे में, चार्जेस के मैग्नीट्यूड के बारे में, सपोज दैट इस तरीके से ऐसे करके चार्जेस के मैग्नीट्यूड से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, तो मुझे जरा एक बात बताइएगा कि इसका सही ग्राफ तुम्हारा कैसे बनेगा, इसका सही ग्राफ। तो इसका मान लीजिए जैसे ये तुम्हारा फोर्स है, सपोज दैट हमने ये कह दिया ये तुम्हारा फोर्स है और ये तुम्हारा मान लीजिए Q1 Q2 है, Q1 Q2, ठीक। तो इन दोनों के बीच का ग्राफ तुम्हारा कैसा बनेगा? इन दोनों के बीच का तुम्हारा ग्राफ जो बनेगा वो तुम्हारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। पूछो क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है ना तुम्हारा वो F, ओहो हाँ, हम लोग जान रहे हैं कि F जो है ना वो तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के, ठीक है ना। Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब ये चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो इस तरीके का हाइपरबोलिक शेप में ग्राफ बनता है। मेरी बात को समझिएगा, ठीक है ना। तो हाँ, स्टडी करने के लिए कौन सी बुक लें? आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की किताब आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गई। हाँ अंकित बेटा, जो भी हमारे बैच में स्टूडेंट्स रहेंगे उनको बाकायदा नोट्स मिलते रहेंगे, आप परेशान मत होइए, ठीक है। और जो भी चीज़ें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया चीज़ देखिए ये है, सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो तकलीफ होगी, तकलीफ ऐसी होगी कि आपको आगे दिक्कत हो सकती है। हाँ बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया बुक है, बढ़िया है, ठीक है। इसीलिए कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये ग्राफ तुम्हारे इस तरीके से बनते हैं। अब मैं अगर आपको एक चीज़ और पूछूं कि डायमेंशंस, ठीक है ना, अब इस पर तुम्हारे डायमेंशंस क्वेश्चन तुम्हारे बन जाते हैं। डायमेंशंस, डायमेंशंस हमने, अब मान लीजिए जैसे हम लोग जानते हैं कि F इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूले में आप लोगों को एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन बतानी होगी। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आपको बतानी है। चलिए आप लोग सारे लोग मुझे बताइए निकाल के एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या है। सारे लोग मुझे बताइए एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या है। हाँ, मुझे एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन बताइए। बताइए सारे लोग ने एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन बताइए हमें। हाँ C/N, नहीं मैं अच्छा आदित्य आप हिंदी मीडियम से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डायमेंशंस की बात कर रहा हूँ। डायमेंशंस को हिंदी में बोलते हैं विमा, ठीक है। तो देखिएगा इसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहली चीज कि यहां से हम लोग इस तरीके से लिखते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आइए, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आइए और यहां पर लिख दीजिए 1/4 पाई K और यहां लिख दीजिए Q1 Q2 अपॉन F
इंटू आर स्क्वायर। अब मेरी बात को समझिएगा, ये जो के है ना, के इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के इज इक्वल टू होता है ई अपॉन ई नॉट। ये मैं आगे बताऊंगा, ई अपॉन ई नॉट कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो दोनों, इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है ना, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, ये डायमेंशन लेस है, ये डायमेंशन लेस है, इसीलिए ये डायमेंशन लेस है, ठीक है ना, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसीलिए ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो 1/4 पाई के ये पूरी की पूरी डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगी, ये पूरी की पूरी डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है ना, ये पूरी की पूरी डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगी इस तरीके से। डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस, ठीक है ना, ये डायमेंशन लेस हो जाएगी। दूसरी चीज, सिर्फ इसकी डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन के बराबर होगी, तो यही चीज हम लोग आगे लिखेंगे, कैसे होगी देखिएगा जरा ध्यान से। हाँ, ऐसे होगी, जरा ध्यान से देखिएगा कि एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशन होगी वो तुम्हारी किसकी डायमेंशन के बराबर होगी, Q1 इंटू Q2 अपॉन F इंटू आर स्क्वायर, F इंटू आर स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन इंटू इसकी डायमेंशन, तो मुझे बताइएगा चार्ज। देखिएगा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, प्यारे बच्चों जरा मुझे बताइए, करंट बराबर क्या होता है, करंट बराबर होता है तुम्हारा चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम लोग बात करें Q इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा तुम्हारा I इंटू टी। तो अगर हम लोग यहां से बात करें कि चार्ज की डायमेंशन क्या होगी, तो तुम्हारी चार्ज की डायमेंशन क्या होगी, चार्ज की डायमेंशन हो जाएगी I की डायमेंशन मतलब A, ठीक है ना, चार्ज की डायमेंशन का मतलब A और टाइम की डायमेंशन का मतलब T, तो ये हो जाएगी तुम्हारी AT। तो इसीलिए जो तुम्हारा Q हो जाएगा, Q की डायमेंशन हो जाएगी तुम्हारी AT, ठीक है ना, AT, इसकी डायमेंशन AT और इसकी डायमेंशन भी तुम्हारी AT हो जाएगी, AT, ठीक है ना, इसकी डायमेंशन भी AT हो जाएगी। और फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन तुम्हारी क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। और ये है डिस्टेंस, तो यहाँ पर ये हो जाएगा L स्क्वायर। तो अब जरा देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग अब ध्यान से इस तरीके से लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे A स्क्वायर T स्क्वायर, ठीक है ना, A स्क्वायर T स्क्वायर, और अपॉन में लिखेंगे हम लोग क्या, M, और नीचे लिखेंगे L की पावर 3, और यहाँ पर लिखेंगे T की पावर -2, तो तुम्हारा जो यहाँ से जो सही आंसर निकल के आएगा, तो वो तुम्हारा निकल के आएगा M-1, तो यहाँ से हम लोग निकल के आएगा M-1 L की पावर -3, T की पावर 4, ठीक है ना, T की पावर 4, T की पावर 4 और A की पावर 2, ठीक है ना। इस तरीके से ये तुम्हारी डायमेंशन हो जाती है। जब भी आप कभी भी अगर आप अपने एग्जाम के पेपर में, अपने बोर्ड एग्जाम में जब भी आप लिखते हैं इन सब चीज़ों को, कूलॉम लॉ को डिफाइन करते हैं, तो कूलॉम लॉ को डिफाइन करने के बाद मतलब पूरा फोर्स का फॉर्मूला बनाने के बाद ग्राफ बनाइएगा, ग्राफ भी बनाने के बाद में साथ में एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन भी दिखाइएगा, तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, आपको मार्क्स मैक्सिमम मिलेंगे, ठीक है ना। सुंदर पूछ रहे हैं फोर्स डायरेक्टली होगा तो क्या होगा सर जी,
फोर्स डायरेक्टली होगा का इसका मतलब आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मुझे थोड़ा सा क्लियरली बताइए। ऋषि पूछ रहे हैं सर स्टडी करने के लिए कौन सी बुक ले लें। ऋषि आप जो है एनसीईआरटी ले लीजिए, अभी आप 11th क्लास में हैं तो एनसीईआरटी ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, परेशान मत होइए। मगर मैं आपसे एक बात बोल दूं, सबसे अच्छा है कि आप अपनी भाषा में अपने आप से नोट्स तैयार करिए, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज में अपने आप नोट्स बनाइए, और जो भी मैं यहाँ पर चीज़ें लिख रहा हूँ ये पूरी की पूरी चीज़ें आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा, ठीक है ना। हाँ अच्छा, केमिस्ट्री की क्लास का टाइम हो गया, चलिए ठीक है। तो बच्चों जो है आज के लिए फिर हम लोग अभी इतना ही रखेंगे, और जो है हम लोग फिर कल फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। तो एंजॉय करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखिए और जो है बढ़िया से सीखिए, ठीक है ना। हाँ चलिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।